मानसून शुरू हो गया है, बरसात होने लगी है और सावन के बादल है उमड़ घुमड़ कर आने लगे हैं और धरती जो वसुंधरा है वो हरी भरी होने लगी है और पर्यावरण प्रेमियों के चेहरे पर भी चमक दिखाई देने लगी है। पर्यावरण प्रेमी चाहते हैं कि मानसून का जितना ज़्यादा लाभ हो वो उठाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सके। अब की बार कोरोना काल ने पेड़ों के महत्व को पुनः और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से बता दिया है। हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी मुमताज़ अली हैं, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है और टाइगर ही पर्यावरण प्रेमी होते हैं। तो मुमताज़ जी वो जो अध्यापक रहे हैं और रिटायरमेंट हो चुके हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद भी पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देते हैं और जिला स्तर पर भी 2 बार जिला कलेक्टर द्वारा इनको ज़्यादा पेड़ लगाने के मामले में पर्यावरण प्रेमी के रूप में सम्मानित किया जा चुके हैं। अनेक संस्थाओं द्वारा अनेक बार इनका सम्मान हुआ है। अब इनके अनुभव को हम जानते हैं और इनके पास एक प्लान है कि कैसे धरती को हरा भरा किया जा सके। जिस प्रकार हर चीज़ के लिए कानून बनाए जाते हैं, किसानों के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, दुर्घटनाओं के लिए कानून बनाए जा सकते हैं और शिक्षा के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, तो उसी प्रकार इनका कहना है कि पेड़ों के लिए और पर्यावरण के लिए भी कानून बनाए जाने चाहिए। विस्तृत चर्चा इनसे करते हैं। मुमताज़ जी, आपका स्वागत है राजस्थान किसान स्टूडियो में और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण के लिए इस मानसून में हमें और क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सके। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पे आज कैसी सुंदर चर्चा करने का मौका मुझे दिया है। मैं एक बात तो ये बताना चाहता हूं कि हमने कभी किताबों में पढ़ा था कि ऑक्सीजन प्राणवायु है। अब कोविड-19 में ये पूरी विश्व को हिला के रख दिया और सबको मालूम हो गया कि ऑक्सीजन के बगैर तो हमारा कुछ है ही नहीं। अभी लोगों के जब प्रथम कोविड में, सेकंड कोविड में लोगों के जो हाल हुए और ऑक्सीजन की जो महत्व को लोगों ने समझा, आम आदमी ने इस बात को समझ लिया कि ऑक्सीजन के बिना हमारा जीना बहुत ही मुश्किल है। और ये ऑक्सीजन प्लांट बिठाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर भरे जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए सबसे बड़ा प्लांट है वो पेड़ है। पेड़ जब से वो शुरू होता है, अंकुरित होता है, उस दिन से लेके और जब वो ख़त्म नहीं होता तब तक ऑक्सीजन देता रहता है। मैं राजस्थान की जान के माध्यम से सरकार को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो चैम्बरों में बैठे हुए, ऐसी रूमों में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि इन पेड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक, खतरनाक, भयावह स्थिति पैदा करने वाला होगा। पेड़ों के लिए हम क्या करें? पेड़ों के लिए जैसे फसल की बीमा होती है, व्यक्ति की बीमा होती है, गाड़ियों की बीमा होती है, सब चीज़ों की बीमा होती है, यहाँ तक कि कुत्तों तक की बीमा होती है, लेकिन हमारे यहाँ पशुधन की भी बीमा होती है। पेड़ों की किसी भी प्रकार की बीमा नहीं। पूर्व में सरकारों के द्वारा आदेश दिए गए थे और उन आदेशों के अनुसार एक पेड़ लगाने वाले को 10 रुपये दिए जाते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि पेड़ लगाने वाले को पेड़ तक नहीं मिलते। मैंने बहुत बार प्रयास किए और आखिर में मैंने मेरे स्तर से पेड़ लगाने का हर स्तर पर प्रयास किया और मैं अब भी निरंतर इस बारे में प्रयासरत हूँ, जबकि मेरी उम्र 70 साल हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि पेड़ों की सबसे बड़ी बीमा हो, क्योंकि गाड़ी वाला अपना बचाव करने के लिए भी पेड़ को टक्कर मारता है और उससे फिर बीमा भी लेता है। पुलिस वालों ने कभी आज तक किसी पेड़ तोड़ने का गाड़ी वाले की जुर्माना तक नहीं लगाया। अगर इस प्रकार हम पेड़ों को नष्ट करते चले गए तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के जो हम प्लांट बिठा रहे हैं उससे बेहतर हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसके लिए किसानों की एक मीटिंग बुलाई जाए, किसानों को प्रेरित किया जाए और किसान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है खेत का, उसको बफर जोन बनाने के लिए वहाँ बाउंड्री पे पेड़ लगाए जाएं, बड़े पेड़ लगाए जाएं, फलदार पेड़ लगाए जाएं, जैसे भी पेड़ हो उनको उपलब्ध किया जाए और सरकारी नर्सरी से उन्हें न्यूनतम दर पे नहीं, निःशुल्क वितरित किए जाएं ताकि वो लगाएं। और जो बिजली का कनेक्शन दिया जाता है किसान को, उसमें भी उसको पाबंद किया जाए कि वो 3 साल के अंदर इतने पेड़ सीमा पे लगा के दिखाया जाएगा, वरना उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो उससे किसान भी प्रेरित होंगे, किसान को इससे फायदा होगा डबल। पहला तो ये होगा कि उसको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, बीमा मिल जाएगी। बीमा किस बात की कि जो पेड़ लगेंगे वो उसके बीमा है, बिना बीमा ही बीमा है वो, और उसको आर्थिक लाभ होगा। दूसरी बात ये होगी कि किसान के जो पेड़ लगेंगे वो किसान को बफर जोन पैदा कर देगा। बफर जोन पैदा करने से किसान की फसल को लू से, गर्मी से, सर्दी से बचाव होगा और साथ ही उसको खेतों में कम पानी की जरूरत होगी। इसी मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी बातें सरकार के ध्यान में हो और हम जैसे लोगों को जो अनरजिस्टर्ड संस्था लेके चल रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं, इनके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
कितना दुर्भाग्य है कि हमें कितना बांध दिया जाता है और हमें पेड़ तक नहीं मिलते। और हमें अभी सरकार, मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक आदेश जारी किया है, उसमें नीम गिलोय, तुलसी, वासकंद जैसे औषधीय पौधों को वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। शहरी क्षेत्र में तो इन पौधों को लगाने के लिए जगह ही नहीं है। कौन व्यक्ति अपनी टाइलों को उखाड़ के इन पौधों को लगाएगा? मेरा निवेदन है कि कहीं ये कचरे के ढेर में सुबह आने वाले नगर पालिका के टेम्पू में नहीं चले जाएं। नहीं, सारे औषधीय पौधे जो सरकार वितरित कर रही है वो गमले में भी लगाए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, लेकिन इनको लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। लोगों के घरों में जगह ही नहीं है, छत पे भले ही लगाए। तो इनके लोगों को सरकार पौधे जबरदस्ती तो नहीं दे रही है, जिनको जरूरत हो वो ही ले। नहीं, सबके घरों में दिए जाएंगे, ये सबके घरों में दिए जाएंगे और होने भी चाहिए। तुलसी रात और दिन ऑक्सीजन देती है, नीम गिलोय हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है, आजकल हमारी बीमारियों को दूर करती है। ये वाकई में कारगर पौधे हैं, सोच अच्छी है, लेकिन इसके पीछे प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। पौधे सबको दिए जाएंगे, लेकिन लेना कोई जरूरी और बाध्यता थोड़ी है कि सबको लेना पड़ेंगे। नहीं लेगा उसका क्या होगा? नहीं लेगा वो टेम्पो में डाल देगा, लेंगे नहीं लेगा तो उनके नाम मान दिए जाएंगे कि हमने दे दिए। सरकार औषधीय पौधे देकर है वो कोरोना काल के अंदर जो मतलब आयुर्वेदिक दवाएं थी उनके महत्व को बताना चाहती है, और उन जो आयुर्वेदिक जो पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, उनसे दवाई हमें घर में मिलती रहेगी। ये उनका ये है। इन पौधों की वजह से कोई पर्यावरण हरा भरा नहीं हो सकता। नहीं, पर्यावरण हरा भरा नहीं होगा और इससे एक लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये औषधीय पौधे हैं, इनका रख रखाव हो ना, उनको सोच पहले पैदा करो, इससे एक लोगों में सोच पैदा हो जाएगी। और जो लोग नहीं लगाएंगे ना, लगाने वाले तो लगा लेंगे, तो कम से कम 50% रिजल्ट तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसमें 50% तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और मुमताज जी ने जो बताई सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो हमें ऑक्सीजन की जो महत्व पता चला, ऑक्सीजन की जो कीमत पता चली, पेड़ से मिलने वाली ऑक्सीजन का मुकाबला प्लांट में बनने वाली ऑक्सीजन या कारखाने में बनने वाली ऑक्सीजन कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो रियल में प्राणवायु है वो पेड़ से निकलने वाली है। तो निश्चित रूप से पेड़ों को अपनाया जाए। मुमताज जी, जैसे जैसे जंगल कटते गए, शहरों का निर्माण होता गया और जो वनस्पति थी वो कटती गई और कंक्रीट और सीमेंट और सरियों का जो एक जंगल तैयार हो गया, तो उस जंगल के बीच में हरा जंगल पुनः स्थापित हो, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए लोगों में जो सोच बना है, अभी कोविड-19 ने सबको ये सबके दिमाग में भर दिया कि ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। मजबूरी हो गई सबकी, और मजबूरी में ये आदमी कठोर कदम उठाता है और लोग पेड़ लगाएंगे। लेकिन लोगों को पेड़ की उपलब्धता करवाई जाए सरकार की तरफ से। जब भी वो जाएं, उन्हें सहज पेड़ दिए जाएं, 1, 2, 4, 5 जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसको उतने पेड़ दिए जाएं। को क्या है, अगर कोई व्यक्ति 2 पेड़ फालतू ले गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन जो पेड़ लगाएगा, पेड़ से हमें जो ऑक्सीजन मिलेगी। मैं निश्चित रूप से पुनः कहता हूँ ये बात मीडिया के माध्यम से कि ऑक्सीजन, पेड़ वाली ऑक्सीजन है वो निःशुल्क है, सतत है, निरंतर है और वो आदिकाल से अनवर तक चलने वाली है। इसमें कभी कहीं भी हमें रुकावट पैदा नहीं होगी, न हमें किसी प्रकार का नुकसान होगा। इसमें लाभ ही लाभ है। एक कभी दुआ है, तरवर फल नहीं खाते सरवर पिए न पान, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। कोविड में हमें यह भी महसूस हो गया कि भगवान बचाएगा तो ही बचेंगे, और पेड़ों से हमें अनुभव हो गया कि पेड़ ही हमें जीवन दान दे सकते हैं। जो प्राणवायु के नाम से जाने जाते हैं ऑक्सीजन, वो पेड़ों से ही मिलेगी। ये हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट बिठाए जाएंगे उनसे इतनी उपलब्धता नहीं हो सकती, उतनी उपलब्धता भी नहीं हो सकती और वो उतनी उपयोगी भी नहीं है और उसकी पूर्ति भी नहीं हो सकती। जो पेड़ जितनी ऑक्सीजन देता है उतना प्लांट से उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। मुमताज ने जैसा कि बताया कि जंगल में जो खेतों के लिए जो किसान है, जंगल तो कट रहे हैं और शहरों का और गाँव ज़्यादा है, आबादी क्षेत्र हो रहा है। अब किसानों के पास खेत बचे हैं तो खेतों के अंदर पेड़ लगाने के मामले में किसानों को बाध्य किया जा सकता है कि वो अपनी बाउंड्री पे पेड़ लगाएं, जो खेत में जो मेड़बंदी है वहाँ पर पेड़ लगाएं और खेत के अंदर भी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इस मामले में सरकार बीमा भी कर सकती है, कानून भी बना सकती है। इसके लिए मुमताज जी मैं एक दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जो शहर बसे हैं वो भी बहुत बड़ी लंबी आबादी है और भवन निर्माण के लिए अपन को जो निकाय होती है, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, उनसे मकान बनाने के लिए अनुमति लेनी होती है। तो एक नया आ गया वाटर शेड का, भूमि का जल स्तर नहीं गिरे, उस मामले में सरकार ने ये कर दिया कि हर घर के अंदर है आपको एक पानी के बरसाती पानी संचय के लिए टैंक बनाना पड़ेगा। वो टैंक बनाने पर भी आपको भूमि जो मकान निर्माण की अनुमति मिल सकती है। क्या ये नहीं किया जा सकता कि हर घर के अंदर पेड़ लगाने जरूरी है? पेड़ के लिए आपको इतनी जमीन रखनी पड़ेगी और अगर जिस क्षेत्रफल में आपका मकान बन रहा है उस क्षेत्र के अनुपात के अंदर इतनी जमीन
ज़मीन आपको छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो मतलब आप औसत है, चाहे 10% ज़मीन रख लें या 8% रख लें या 12% रख लें, इतनी प्रतिशत ज़मीन में आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर आप पेड़ लगाएंगे और पेड़ लग जाएंगे तो ही आपको भूमि में पर मकान बनाने का जो है वो अधिकार मिलेगा, अनुमति मिलेगी। अगर इसको भी लागू किया जाए तो कितना कारगर हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी सोच में आगे बढ़ोतरी बढ़ा दी। मैं ये जो भवन निर्माण में जो पानी के टैंक बनाने की नगर पालिका ने आदेश जारी कर रखे हैं, ये अभी तक इतना कोई सार्थक मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर बनाया जाए तो लोगों में बीमारियों से काफ़ी राहत मिल जाती है। दूसरी बात कि अगर घर में, मैं तो कह रहा हूँ 10% नहीं 5% ही ये बाध्यता की जाए, तभी NOC दी जाती है भवन निर्माण की नगर पालिका द्वारा कि 5% पौधे आपको ज़मीन रखनी पड़ेगी पौधे लगाने के लिए। तो ये पौधे जो लगेंगे, ये पौधे कम से कम उस घर वाले को तो शेकोर कर देंगे ऑक्सीजन के लिए। अभी कोरोना काल में मेरे घर पे 15 पेड़ लगे हुए हैं और उन 15 पेड़ों पे मैं लोगों को जब बताया तो अड़ोस पड़ोस वाले अपनी खिड़कियां मेरी तरफ वाली खुली रखते थे कि हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो लोगों में कितनी जागरूकता है और कितनी लोग ऑक्सीजन के महत्व को समझने लग गए। तो ये अगर पेड़ लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कायाकल्प होगा और हम आने वाले इस तीसरी लहर से भी हम बच पाएंगे। घरों के अंदर पेड़ लगाने के लिए सरकार को बाध्यता शुरू कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए, निश्चित कर देनी चाहिए। कितना प्रतिशत जमीन है वो पेड़ों के लिए हमें आरक्षित रखनी चाहिए। इस मामले में मतलब सरकार है वो स्टेप भी बना सकती है। फर्स्ट स्टेप जिसके पास ज़्यादा भूमि है उसके लिए अलग, कम भूमि है उसके लिए अलग, और जो एकदम बहुत कम भूमि है उसके लिए अलग प्रकार के स्टेप बनाए तो किस प्रकार के स्लैब हो सकता है। कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। सरकार के ये नियमों में 5% कम से कम होना चाहिए, ताकि 5% कोई ज़्यादा भी नहीं है। और उसके घर वाले को तो ऑक्सीजन 5% में मिल ही जाएगी, वो दूसरों को नहीं दे पाएगा। लेकिन ऑक्सीजन तो रुक नहीं सकती, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो। पेड़ चाहे कहीं लगे, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह अपनी ऑक्सीजन को फैलाएगा। जंगल तो समाप्त हो रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है। बचाने के मामले में भी ज़्यादा गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। जंगलों को बढ़ाया जाए, जो घट गए हैं, ये लगता नहीं कि इतना मुमकिन और आसान है। इसके लिए खेतों के अंदर पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ मेरा ये कहना था कि घरों के अंदर जो नए भवन का निर्माण होता है उनके अंदर भी ज़मीन है वो पेड़ों के लिए भी आरक्षित रखी जानी चाहिए कि भूमि के अंदर लगभग जो मकान है उसमें 10% भूमि तो सरकार मकान के साथ साथ पेड़ों के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए कि इतनी भूमि में आप पेड़ ही लगाएंगे और पेड़ लगे ही रहने चाहिए। अगर किसी कारणवश पेड़ नष्ट हो जाते हैं तो पुनः पेड़ लगा दिया जाना चाहिए। तीसरा पहलू मैं मुमताज जी ये बताना चाहूँगा कि उद्योगों में भी सरकार ने ये सिस्टम कर रहा है। अगर आप कहीं उद्योग लगाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारा धुआं निकलता है, उसके लिए भी ये जो है वो जल संग्रहण के लिए ज़मीन का जो पानी का स्तर है वो नहीं गिरे, वहाँ भी पूरी जो भवन होता है कारखाने का और फैक्ट्री का, उसका पूरा पानी ज़मीन में जाए, इसकी प्रकार की योजना भी सरकार चला रखी है। तो वहाँ भी ज़मीन है वो 20% आरक्षित कर दी जाए तो औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला जहरीला धुआं वहीं अवशोषित हो जाएगा और वहाँ काम करने वाले गरीब मजदूर ही होते हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि कोई बड़े लोग वहाँ पे काम करते हैं। भाई मरने तो बीमार तो ना तो बड़े लोग हो ना छोटे हो, लेकिन छोटे लोगों को वहाँ धुएं के अंदर और प्रदूषण के अंदर काम करना पड़ता है। तो 20% ज़मीन आरक्षित करके वहाँ पर पेड़ लगाया ना जाने चाहिए। जिस प्रकार टैक्स की जाँच करने के लिए अधिकारी आते हैं, धुएं की जाँच करने के लिए अधिकारी आते हैं, उसी प्रकार वन विभाग के या अधिकारी है वो उन पेड़ों की जांच करने आए हैं कि अमुक उद्योग के अंदर 20% जो आरक्षित भूमि है वहां पे पेड़ है या नहीं। इस मामले में आप बताएं। फैक्ट्रियों में, कारखानों में ये आदेश पहले से लागू है, अब उसकी पालना कहाँ तक हो रही है, इसके लिए आपने जो सुझाव दिया कि अधिकारी हैं वो आने चाहिए, वन विभाग के अधिकारी भी आने चाहिए और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी अधिकारियों पर दबाव बन जाता है और वो उसको आदेशों की पालना नहीं करवा पाते। अभी मैंने देखा है टाटा सर्विस स्टेशन में उसने अपना जो छतों का पानी जितना आता है वो सड़कों पर बह रहा था, उसने एक ट्यूबवेल बनाया है और उस ट्यूबवेल में उस सारे पानी को अंदर की व्यवस्था की है उसने। ऐसी व्यवस्था अन्य जगहों में भी होनी चाहिए ताकि हमारा जल स्तर गिरे नहीं। पेड़ लगाए जाएं, ये सभी जगह होना चाहिए, बाध्यता है सरकार की पहले से ही, लेकिन इसकी क्रियान्विति सही ढंग से नहीं हो रही है। इसलिए इसकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है समय समय पर, ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार अगर हमने पेड़ हमारे नष्ट हो गए या नहीं लगाए तो सरकार हमारी मान्यता ख़त्म कर देगी। ये उनके मतलब नहीं होना चाहिए।
मुमताज जी, इसमें एक बात ये आ रही है कि हमें पेड़ों से जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार हमारा परिवार होता है तो हमें यह मानना चाहिए कि हम परिवार की सुरक्षा के लिए और पालन पोषण के लिए पूरा धन और समय नष्ट करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि पेड़ों को भी हम परिवार के रूप में ही माने। जिस प्रकार धर्म के अंदर भी है वो पेड़ों को जगह दी गई है, चाहे वो कोई धर्म हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जन्मदिन मनाते हैं, केक वगैरह काटते हैं, होटलों वगैरह में जाते हैं, फिजूल खर्ची भी बहुत सारे लोग करते हैं, लाइट डेकोरेशन पटाखे तमाम प्रकार के खर्च होते हैं। तो क्यों नहीं हमारे जो संस्कार होते हैं, चाहे विवाह संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, अगर कोई अपना गुजर भी जाए तो उसकी स्मृति के अंदर भी हम कुछ करते हैं। तो इन तमाम जो हम यादों के साथ अगर पेड़ों को अपना लें, जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, विवाह की वर्षगांठ पर पेड़ लगाएं, तो इस प्रकार अगर अपन लगातार चलते जाएंगे तो क्या पर्यावरण से ज़्यादा नहीं जुड़ जाएंगे? ये सारी योजनाएं दिन प्रतिदिन मानव ने अपने दिमाग में बिठा ली है और सबको इसकी ज़रूरत का एहसास भी हो गया है। मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। और ये जो पेड़ों के जन्मदिन मनाया जाए, ये भी एक अच्छी परंपरा पड़ जाएगी लोगों में। और पेड़ जो है ना, वो आपको हर हालत में लगाने ही पड़ेंगे, चाहे सरकार आदेश करे या नहीं करे। लेकिन लोगों ने अभी ये देख लिया कि एक तरफ रुपयों का ढेर तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन। तो जो आदमी कोरोना से, कोविड से पीड़ित था, वो कह रहा था मुझे रुपये नहीं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो अब हमें इस बात का एहसास हो गया है और आने वाले समय तो और भयंकर आएगा, अनेक प्रकार की बीमारियाँ और बढ़ेगी। तो ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, खनन हो रहा है, मतलब प्रकृति से जो छेड़छाड़ हो रही है, उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ रहे हैं। और उस दुष्परिणाम से हम बचने के लिए तो ये सारी बातें हमें प्रकृति के साथ मिलना पड़ेगा, प्रकृति को सहयोग करना पड़ेगा, प्रकृति को बताना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, चाहे सरकारें हो चाहे मानव हो। सबको ये एहसास हो गया है कि ऑक्सीजन हमें निश्चित चाहिए और ऑक्सीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ विकल्प है तो ऑक्सीजन फैक्ट्रियाँ नहीं है, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। जितनी ऑक्सीजन एक पेड़ देता है निःशुल्क, वो दुनिया की कोई ताकत हमें किसी भी प्रकार से उपलब्ध नहीं करा सकती। इसलिए मेरा अंतिम शब्द यही है कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ताकि हम सुरक्षित रहें और हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे, हमारा संतानें सुरक्षित रहे। हमारे पूर्वजों ने, मैं कहना चाहूँगा, अतीत में जाना चाहूँगा कि मुस्लिम धर्म में जितने भी मज़ार हैं सब पे हरे रंग की चादर चढ़ाई जाती है, उन पर रंग हरा किया जाता है। हिंदू धर्म में केले की पूजा होती है, खेजड़ी की पूजा होती है, खींप की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। पीपल पूजन होता था, पीपल को बचाने के लिए होता था, क्योंकि पीपल रात और दिन ऑक्सीजन देता है। नीम जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दिन में ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। तो नीम को, इसमें लुकमान हकीम की ज़िंदगी बचाई थी इसने, नीम ने भी, जो हमारे देश में जब आए थे, धन्वंतरी वैद्य ने बुलाया था उनको, तो वो बीमार हो गए थे। उन्होंने कहा जाते वक्त नीम के पेड़ के नीचे बैठना, नीम के पेड़ के नीचे सोना, नीम के नीचे पेड़ के नीचे आराम करना। वो अरब कंट्री पहुँचते वापस स्वस्थ हो गए। तो कितनी महत्वता है नीम की। तो इन सबको हमें बताना चाहिए, बताना ज़रूरी है। और आने वाला भविष्य हमारा इन्हीं में सुरक्षित है, वरना हम कितने आगे अग्रेसित हो जाते हैं, कितने ज़्यादा विकास में बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हमें सांसों की डोर हमारी थम जाएगी, हम लटके रहेंगे, तब हम चिल्लाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जैसे आक्रमण जी ने चिल्लाया यूरेका यूरेका यूरेका, हम ऑक्सीजन के लिए चिल्लाएंगे। पीछे हमने महसूस किया हम चिल्लाए, हमें ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा है, दर दर जाके हमने ठोकरें खाई है और हमने कहा कितने रुपए ले लो, हमें ऑक्सीजन दे दो। तो ऑक्सीजन का बड़ा महत्व है और पेड़ ही इतना ऑक्सीजन दे सकता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं, हमारे किसी भी प्लांट में ऐसी ताकत नहीं जो इतनी ऑक्सीजन पैदा कर दे।